हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग रसायन शास्त्र में अम्ल और भस्म के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि अम्ल और भस्म के गुण क्या होते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं धातु से या फिर जल से या फिर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे अम्ल तथा भस्म के गुण। तो हम लोग अम्ल और भस्म के गुण के बारे में देखते हैं। अम्ल और भस्म के गुण है ना। हम लोग क्या देखेंगे, अम्ल और भस्म के। चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था अम्ल क्या है, भस्म क्या है, साथ ही साथ आर्हेनियस के अम्ल और भस्म की डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखा। तो आज देखेंगे अम्ल और भस्म के गुण क्या होते हैं। जैसे इसकी पहला गुण इसके होंगे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू, संतरा या कच्चे अंगूर, ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होने का वजह होता है कि इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नींबू या संतरा या कच्चा अंगूर है ना, कच्चा अंगूर, ये सब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये सब स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं। और स्वाद में खट्टे होने का वजह है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल है ना। तो ये नींबू, संतरा या कच्चा अंगूर है, खट्टे होने की वजह है कि उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और क्योंकि अम्ल का पहला ही गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसी हिसाब से हम देखते हैं, जैसे सिरका है ना, दूसरे पदार्थ को लेते हैं सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और सिरका में करीब 6 से 8% एसिडिक अम्ल होता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है अचार वगैरह बनाने में, उसको संरक्षण में करने में मदद किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं जैसे लाल चींटी है ना, लाल चींटी हो या फिर मधुमक्खी हो, मधुमक्खी हो या फिर बिरनी वगैरह हो है ना। तो लाल चींटी हो या मधुमक्खी हो या बिरनी हो, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इस अम्ल की वजह से काफ़ी जलन महसूस होता है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और पदार्थों में कि उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। उसी टाइप से सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हर पदार्थ में कुछ न कुछ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसमें कोई न कोई अम्ल पाए जाते हैं। जैसे नींबू, संतरा या कच्चा अंगूर हो तो उसमें सिट्रिक अम्ल की वजह से है। सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल की वजह से वो खट्टा होता है। लाल चींटी या मधुमक्खी की काटने से जलन होती है वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। जबकि इमली की जो खट्टापन होता है वह टार्टरिक अम्ल की वजह से, सेब जो होता है वो बॉलिक अम्ल की वजह से। आप लोग एनसीईआरटी के बुक देखेंगे, एनसीईआरटी के बुक में इसकी एक सारणी है जिसमें कुछ पदार्थों के नाम, उसमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल आप जानने के लिए करेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल है। साथ ही साथ मतलब एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। इसके साथ हम देखते हैं, ये तो अम्ल के हो गए, स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि भस्म जो होते हैं, भस्म स्वाद में कड़वा होता है।
कैसा होता है? कड़वा होता है। क्योंकि अम्ल भस्म के जो ये गुण है, स्वाद में खट्टा होना, स्वाद में कड़वा होना, ये हम लोगों ने पहले ही अम्ल और भस्म की परिभाषा में देख लिया था। अब इसके दूसरे गुण को देखते हैं, अम्ल और भस्म के दूसरे गुण को देखते हैं। अब कुछ अम्ल और भस्म जो होता है वो क्या होता है? विषैला और तीव्र नाशक होता है ना। विषैला एवं तीव्र नाशक। तीव्र नाशक का मतलब होता है जल्दी से नष्ट करना, मतलब संक्षारक। इसको हम संक्षारक भी कहेंगे, मतलब जो किसी पदार्थ को जल्दी से नष्ट कर दे, ये है ना। विषैला एवं तीव्र नाशक अम्ल। तो विषैला एवं तीव्र नाशक अम्ल क्या है? कुछ अम्ल जो होते हैं वो विषैले होते हैं। कुछ अम्ल क्या होते हैं? विषैले होते हैं। कुछ अम्ल क्या होता है? विषैला। जैसे कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जो है ये विषैला है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे फिनॉल। इसको हम कार्बोनिक अम्ल को फिनॉल के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल विषैला होता है। ठीक इसी तरह हम आगे देखते हैं कि कुछ अम्ल जो होता है वो तीव्र नाशक होता है, मतलब जल्दी से किसी चीज़ को नष्ट करने वाला होता है, साथ ही साथ वह हानिकारक भी होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है तीव्र नाशक है ना एवं हानिकारक। ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका इस्तेमाल बैटरी में भी किया जाता है। गाड़ियों में जो बैटरी होते हैं उन बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये तीव्रनाशक और हानिकारक होता है, दोनों होता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल, जिसका उपयोग जो है वो खाद्य या फिर विस्फोटक बनाने में किए जाते हैं, है ना। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका जो उपयोग होता है वो खाद्य या विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे पेट में भी एक अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हमारे पेट में कौन से अम्ल स्रावित होते हैं? HCl, ये हमारे पेट में स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं, है ना, किसमें? हमारे पेट में। इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है वो क्या होता है? हमारे भोजन को पचाना। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस HCl की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? इसकी मात्रा कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता से अधिक हमारे पेट में बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसके बढ़ने से क्या होता है, जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर पेट में अम्लीयता मतलब एसिडिटी या गैस की समस्या उत्पन्न होती है। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, अम्लीयता या गैस की समस्या उत्पन्न होती है। किसकी? HCl की मात्रा जब हमारे पेट में सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या से क्या करना है, इसको दूर करने के लिए
एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड, ये जो एंटासिड है ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्षार जो होता है, भस्म जो होता है, वह अम्ल से अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। जब हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं तो यह जो सामान्य से ज़्यादा अम्ल होता है उसे रिएक्शन करके उसको उदासीन कर देता है और फिर हमको अम्लीयता गैस की समस्या से राहत मिलती है। जैसे एंटासिड की जगह पे हम खाने वाला सोडा है ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये खाने वाला सोडा। कौन सा सोडा? खाने वाला या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में भी होता है इसलिए इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो और भी बहुत सारे एंटासिड है, मतलब उसमें एक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एंटासिड है जो अम्लीयता की समस्या से निजात दिलाता है, मतलब राहत दिलाता है। क्योंकि ये एक क्षार है। क्या है? ये क्षार है, लेकिन ये हानिकारक नहीं होता है। ये क्या है? एक क्षार है। क्या है? क्षार है, लेकिन ये हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं है ना? ये हानिकारक नहीं है क्षार होते हुए। लेकिन वो क्षार ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं, है ना? परंतु कुछ क्षार क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना? ये जो है, ये दोनों को दोनों क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है, मतलब जल में घुलनशील भस्म क्षार होता है। तो ये दोनों को दोनों क्या है? क्षार है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? विषैला है। कैसा है? विषैला एवं हानिकारक है। ठीक इसी टाइप से सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षार है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? तीव्र नाशक है। ये क्या है? तीव्र नाशक है। ये हमारे स्किन को, हमारे चमड़े को आसानी से जला देता है। तो ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये तीव्र नाशक है। ये दोनों क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है, लेकिन कैसा क्षार है? ये तीव्र नाशक, मतलब संक्षारक है। और ये क्या करता है? चमड़े को आसानी से जला देता है। चमड़े को जला देता है ना। इसी टाइप से हम जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो टूथपेस्ट भी क्या होता है? क्षारीय होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है। जब हमारे मुंह में कुछ अम्लीय पदार्थ जो होते हैं, जब हम टूथपेस्ट ब्रश करते हैं तो हमारे टूथपेस्ट हमारे मुंह के अंदर जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उसको रिएक्शन करके उदासीन कर देता है और दांतों को अम्ल से होने वाले नुकसान से बचाता है, मतलब दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये थे हमारे अम्ल के गुण। दूसरा नंबर विषैला और तीव्रनाशक। और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट में देखते हैं 3 नंबर में अम्ल और भस्म के गुण जो आगे की ओर बढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पे देखते हैं अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन, है ना। अम्ल एवं भस्म द्वारा रंजक के रंग में
परिवर्तन, है ना। तो अम्ल तथा भस्म जो है वह रंजक के रंग में परिवर्तन लाता है और इसी में एक रासायनिक सूचक है लिटमस पत्र। क्या है ये? लिटमस। ये लिटमस क्या है? तो ये लिटमस जो है एक थैलोफाइटा वर्ग के पौधा होता है, लाइकेन। थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है लाइकेन, जिससे निकाला गया रस होता है जो गुलाबी रंग का और उदासीन होता है। तो ये लिटमस जो है किससे? थैलोफाइटा वर्ग के पौधा लाइकेन से निकाला गया। किससे निकाला गया? लाइकेन। और लाइकेन क्या है? थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। ये थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है लाइकेन। और इससे जो अर्क निकाले जाते हैं वो होते हैं गुलाबी, है ना, गुलाबी रंग का उदासीन, है ना, अर्क मतलब रस। होता क्या है कि ये जो है अम्ल के साथ मिलाते हैं, मतलब अम्लीयता या अम्लीय विलयन में जब इसको मिलाते हैं, जो ये पदार्थ निकाले, तो ये क्या करता है कि लिटमस जो होता है वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। मतलब अम्लीय विलयन में डालने पे ये लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में डालने पे ये नीला हो जाता है। ये जो है वो अम्लीय विलयन में कैसा होता है? लाल, जबकि क्षारीय विलयन में ये नीला होता है ना। और फिर क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर, और उसको इस विलयन में डाल करके फिर इसको सुखा लेते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? लाल लिटमस पत्र, है ना, और नीला लिटमस पत्र, है ना। तो ये क्या है दोस्तों कि रासायनिक सूचक क्या? लिटमस है। ये क्या है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या? थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। लाइकेन से ये जो क्या है? गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है, जो अम्लीय विलयन पे डालने पे उसको लाल कर देता है। लाल और क्षारीय विलयन में ये नीला होता है। और हम क्या करते हैं? इसी में क्या करते हैं? फिल्टर पेपर को डालकर सुखा लेते हैं, जिससे हमको लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लिटमस है वो अम्ल में डालेंगे या क्षार में डालेंगे तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, और जिससे हम पहचानेंगे जो वो विलयन है वह विलयन क्या है? मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, ये दोनों को अलग अलग हम विलयन में डालेंगे पहचानने के लिए कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अगर कोई विलयन दिया हो और पता नहीं हो कि उसमें अम्ल कौन है भस्म है कौन है, तो उसमें लाल और नीले लिटमस को हम क्या करेंगे? डालेंगे। तो नीला लिटमस डालेंगे, अम्ल में क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। मतलब नीला लिटमस पत्र को अगर हम अम्लीय विलयन में डालेंगे, किसमें अम्ल डालेंगे? अम्ल में, तो ये लाल हो जाएगा। जबकि लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, जो विलयन होगा पता नहीं होगा कि वो अम्ल या क्षार है, उसमें क्या करेंगे, नीला और लाल लिटमस को डालेंगे। क्या डालेंगे, नीला वाले को भी और लाल वाले को भी। और जिस विलयन में नीला लिटमस का कलर लाल हो गया वह अम्ल होगा, और जिस विलयन में लाल लिटमस का जो रंग है वह नीला हो गया मतलब वह क्षार है। तो इस प्रकार के और भी सूचक होते हैं, जैसे फेनोल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के पत्ते। इनमें हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के पत्ते को गिरी निर्मित सूचक भी कहते हैं, है ना। जबकि ये लिटमस है या फिर मेथिल ऑरेंज है या फिर फेनोल्फथैलीन है, ये रासायनिक सूचक होते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक में सारणी से इन चीज़ों को भी देखेंगे कि मेथिल ऑरेंज का अम्ल और भस्म में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कैसे रंग परिवर्तन होगा, या फेनोल्फथैलीन हो या हल्दी चुकंदर हो या लाल गोभी का पत्ता हो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, है ना। अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, है ना। अम्ल और भस्म ये दोनों के दोनों धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जैसे Zn और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। उसी टाइप से इस धातु को अगर हम भस्म से अभिक्रिया कराते हैं Zn प्लस 2NaOH, है ना, हम भस्म से अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो हम ये देखते हैं अम्ल तथा भस्म जो है वो धातु से क्रिया करके क्या करता है, मतलब अम्ल भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, भस्म से भी धातु से भी क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। और फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अम्ल भस्म की अभिक्रिया को देखते हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल भस्म की अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ये एक भस्म है, और HCl को लेते हैं, ये क्या है, एक अम्ल है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे NaCl प्लस H2O, ये क्या है, लवण है ना। इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। तो अम्ल भस्म आपस में जब भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। इसके अगले गुण की तरफ देखते हैं, अम्ल तथा भस्म जल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, है ना। अम्ल और भस्म का जल से अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म का जल से अभिक्रिया। तो अम्ल और जल ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, सॉरी अम्ल और भस्म ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं। अब जैसे देखते हैं HCl, और इसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, जल के साथ करा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, H3O प्लस और Cl, है ना, और क्या बनाएगा फिर Cl, मतलब ये आयनों में बटेगा, साथ में इसमें
ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। क्या होगा? ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो ऊष्मा की मात्रा कम, क्योंकि अभिक्रिया छोटी, लेकिन जब जल को हम अम्ल में डालेंगे तो यहाँ पे ऊष्मा कुछ ज़्यादा ही मुक्त होगा। इसलिए हमेशा जल में थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। अगर अम्ल में हम जल मिलाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, हमको जल में थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाना है, ताकि जो ऊष्मा उत्पन्न हो, है ना, वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो हमारे लिए हानिकारक हो या किसी घटना का वजह बने। तो यहाँ पे हम भस्म का भी देखते हैं कि भस्म जो है वह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया करा देते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं, सोडियम आयन और OH आयन में, और यहाँ भी क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये थे अम्ल और जल से अभिक्रिया करते हैं, और दोनों ही अभिक्रिया करने में आयनों में टूटते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। इसके अगले गुण की तरफ देखते हैं, धातु के ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, है ना। धातु के ऑक्साइड, है ना, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। चूंकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड जो है जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो फिर ये लवण और जल, जैसे कि यहाँ हम लोग देखेंगे अम्ल भस्म की अभिक्रिया में क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। तो जब धातु के ऑक्साइड से अम्ल, धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या है? क्षार है। मतलब धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद ये भी क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। जैसे यहाँ पे धातु के ऑक्साइड देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं, और फिर किसी एक अम्ल को लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, और इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, और अभिक्रिया के बाद कॉपर सल्फेट और जल का निर्माण होगा। क्या होगा? कॉपर सल्फेट और प्लस जल का निर्माण होगा। इसी टाइप से अगर हम अधातु के ऑक्साइड से क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, अधातु के ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया, यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड ये कैसा होता है? तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, मतलब ये अभिक्रिया, यहाँ भी लवण और जल का निर्माण होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम अभिक्रिया कराते हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड है, और हम इसको अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। क्योंकि ये क्या है? अधातु के ऑक्साइड है, ये क्या है? एक क्षार है। लेकिन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो फिर यहाँ पे बनेगा CaCO3 प्लस H2O, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? अम्ल और भस्म के गुण, जिसमें एक नंबर पे देखा था कि अम्ल जो थे स्वाद में खट्टे होते हैं, भस्म कड़वे होते हैं। दूसरे गुण में हम लोगों ने क्या देखा कि अम्ल और भस्म जो होते हैं कुछ विषैले भी होते हैं, तीव्रनाशक मतलब संक्षारक भी होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा अम्ल और भस्म
रंजक के रंग में परिवर्तन। और रंजक क्या होते हैं, लिटमस कैसे होते हैं। फिर अम्ल भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल भस्म की अभिक्रिया, अम्ल भस्म को जल से अभिक्रिया, और धातु के ऑक्साइड के अम्ल से अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड के क्षार से अभिक्रिया। तो ये थे अम्ल और क्षार के गुण। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।